नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार इजी माध्यम में। मैं हूं दीपक कुमार। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण सीरीज जो शुरू किए थे कल, उसका ये क्लास नंबर दूसरा है। और आज हम लोग वन शॉट ग्रेविटेशन करेंगे जो सारे एग्जामों को कवर करेगा। इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि एक बार पढ़े और हमेशा के लिए याद रहे। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, ये लेक्चर नंबर दूसरा है। अगर आपने पहला नहीं देखा है तो उसको जाकर पहले देखे। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 केजी है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा। ऑप्शन ए 19 केजी, ऑप्शन बी 760 किलो, या ऑप्शन सी 10 केजी, या ऑप्शन डी 14.3 केजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि दोस्तों, पृथ्वी पर किसी का वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर उसका वजन 14.3 किलो होगा, क्योंकि बुध ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 38% है। अच्छा, बुध ग्रह के बारे में एक और फैक्ट है कि यह सूर्य के सबसे नजदीक है ग्रह। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध का घनत्व 5.6 यानी 5.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है। चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी। ग्रहों के गति के नियम की खोज किसने की थी। चलिए तो ऑप्शन ए गैलीलियो, या आइंस्टीन, या ऑप्शन सी न्यूटन, या ऑप्शन डी केपलर। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केपलर। जर्मन खगोलविद जोहान्स केपलर ने 1609 में अपनी पुस्तक एस्ट्रोनोमिया नोवा प्रकाशित की थी। उन्होंने ही ग्रहों की गति के नियम की खोज की थी। तो ग्रहों की गति के नियम की खोज किए थे जोहान्स केपलर साहब ने। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, विकल्पों में से उल्लिखित तथ्यों में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। मतलब जो ये चार को ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सा जो है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। ऑप्शन ए, वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, या चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। चलिए इसके बारे में जानते हैं हम लोग। संसार में किन्हीं दो वस्तुओं अथवा पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब संसार में जब दो वस्तु अथवा पिंड के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका जो द्रव्यमान का गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होगा। अतः हम कह सकते हैं कि इस नियम के अनुसार ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति को नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि सूर्य के चारों ओर ग्रह गति करते हैं, ना कि किसी ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। किसी वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु है, उस पर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसको क्या बोलेंगे, भार बोलेंगे क्या, संवेग, या ऑप्शन सी तनाव, या ऑप्शन डी आवेग।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भार, क्योंकि किसी वस्तु पर लगने वाले बल को हम लोग भार बोलते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को भार कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करने का सूत्र है भार बराबर द्रव्यमान इंटू गुरुत्वाकर्षण त्वरण, यानी W बराबर mg। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या हम लोग इसे 10 भी अप्रोक्स में मान सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज, कैपिटल जी की खोज किसने किया था? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए एंटोनी लॉरेट लेवोजियर, ऑप्शन बी आइजैक न्यूटन, या ऑप्शन सी हेनरी कैवेंडिश, ऑप्शन डी जॉन डाल्टन। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की खोज ऑप्शन सी हेनरी कैवेंडिश साहब ने किए थे। सार्वत्रिक कैवेंडिश ने की थी गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मतलब इसमें से जो 4 ऑप्शन दिया हुआ इसमें से कौन सा कथन गलत है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान के बराबर है। ऑप्शन बी एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी हुई दो वस्तु जिनके द्रव्यमान 2 किलो है और उनके बीच लागू होने वाला जो बल है 26.68 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन है। ऑप्शन सी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में ही माने, ये तो बिल्कुल गलत है। बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केवल सी गलत है, बाकी सब सही है। चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधता है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ऑप्शन सी चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार, ऑप्शन डी चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पिंडों के गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। मतलब पिंडों के गुरुत्वाकर्षण तथा उसे उत्पन्न बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमें पृथ्वी से बांधे रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य पर निर्भर नहीं होता है। मतलब गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य पर निर्भर नहीं होता है। ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण जी का स्थिरांक, ऑप्शन बी नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान, ऑप्शन सी पृथ्वी की त्रिज्या और ऑप्शन डी पृथ्वी का द्रव्यमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो गुरुत्वाकर्षण है ना, किस पर निर्भर? नीचे गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर गुरुत्वाकर्षण निर्भर नहीं करता है। चलिए इसके बारे में समझते हैं। गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक पृथ्वी की त्रिज्या r तथा पृथ्वी के द्रव्यमान m पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य नीचे गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसी कारण जब दो असमान द्रव्यमान की वस्तुएं समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराई जाए, मतलब समान ऊंचाई से गिराई जाए पृथ्वी पर, तो एक साथ पृथ्वी पर गिरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गुरुत्व बल परिभाषित होता है
डैश के बीच आकर्षण बल द्वारा, मतलब गुरुत्व जो बल है परिभाषित होता है डैश के बीच आकर्षण बल द्वारा। ऑप्शन ए दो आवेशों, ऑप्शन बी दो द्रव्यमानों, ऑप्शन सी दो चुंबकों और ऑप्शन डी एकाधिक द्रव्यमान। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्व बल परिभाषित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्रव्यमानों पे, क्योंकि जो गुरुत्व बल है ना द्रव्यमान पर ही निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार क्या होगा? पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार क्या होगा? शून्य होगा क्या, अपरिमित होगा, ऑप्शन सी उतना ही जितना कि पृथ्वी की सतह पर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य, क्योंकि पृथ्वी के जो केंद्र होता है वहां पे इसका मान शून्य होता है। और ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 12, किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर, किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान 60 केजी, तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा? किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान 60 केजी, तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा? चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कहीं भी जाइए द्रव्यमान सेम ही रहता है। तो किसी वस्तु के स्थान परिवर्तन से द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किलो है तो चंद्रमा पर भी जाएगा तो 60 केजी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, किसके अनुसार जी का मान घटता है? डैश के अनुसार, भार के अनुसार क्या, ऑप्शन बी ऊंचाई के अनुसार, ऑप्शन सी द्रव्यमान के अनुसार या ऑप्शन डी आयाम के अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब ऊंचाई के अनुसार स्मॉल जी का मान घटता है। गुरुत्व के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के रूप आकार द्रव्यमान भार पर निर्भर नहीं करता, पृथ्वी की सतह पर ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। नेक्स्ट, डैश पर जी का मान क्या होगा बताना है। ऑप्शन ए पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है, जी का मान स्मॉल जी का मान पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है, ऑप्शन बी विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर कम होता है, ऑप्शन सी नियत रहेगा, ऑप्शन डी पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर बढ़ता है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल जी का मान पृथ्वी के केंद्र की ओर जब जाइएगा ना तो कम होता है। यहाँ पर देखते हैं, जी का मान पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है और जी का मान ध्रुवों पर महत्तम, मतलब ध्रुवों पर सबसे ज्यादा तथा विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है, जबकि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। क्वेश्चन 15, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? मुक्त रूप से गिरेगा मतलब वैक्यूम में गिरेगा, भारहीनता होगा, ऑप्शन बी आराम होगा, ऑप्शन सी गतिक या ऑप्शन डी कृतकार। तो मुक्त रूप से गिरेगा तो देखिए तो ये भारहीनता होगा, क्योंकि जब कोई पिंड स्वतंत्र रूप से नीचे गिराया जाता है तो ऐसी स्थिति में पिंड भारहीनता की अवस्था में आ जाता है, मतलब उसमें कोई भारी नहीं रहता है। या वैक्यूम में गिराएगा तो कोई भारी नहीं रहता है और अपना पिंड का भार शून्य महसूस होता है, परंतु द्रव्यमान शून्य नहीं होता। 16,
एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है, एक व्यक्ति लिफ्ट के ऊपर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू कर देता है, मतलब लिफ्ट ऊपर जा रही है। इमेजिन करिए कि लिफ्ट ऊपर जा रही है और आप उस पर खड़े हैं, तो क्या होगा? पैमाना वजन अधिक दिखाएगा, ऑप्शन बी पैमाना वजन कम दिखाएगा, ऑप्शन सी पैमाना शून्य वजन दिखाएगा, या ऑप्शन डी पैमाना कोई विक्षेपण नहीं दिखाएगा बल्कि यह वास्तविक वजन दर्शाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब आप लिफ्ट में है और ऊपर जा रहे हैं तो पैमाना वजन अधिक दिखाएगा। चलिए इसके बारे में समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाती है, मतलब ऑप्शन बी यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरती है, ऑप्शन सी यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार के बराबर हो तो वस्तु तरल के अंदर तैरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम है, जो बल है उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम है तो वस्तु तैरने लगे। उत्प्लावक बल के बारे में समझते हैं, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम है तो वस्तु तो तैरेगी ही तैरेगी, यह गलत है। चलिए तो इसके बारे में, किसी तरल द्रव या गैस में आंशिक या पूर्ण से डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। मतलब किसी तरल द्रव या गैस में आंशिक या पूर्ण तरीका से डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर जो बल लगता है उसी को हम उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल नावों, जलयानों इत्यादि के कार्य के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 18, ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा है? ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा है? ऑप्शन ए गोलाकार, ऑप्शन बी सीधी रेखा, ऑप्शन सी अंडाकार, या ऑप्शन डी फैला हुआ वृत्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार फैला हुआ वृत्त जैसा है। सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग में परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, पुच्छल तारों और उल्का पिंडों आदि के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सूर्य के ग्रहों की दूरी का क्रम, देखिए सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनी जा सकती? मतलब चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनी जा सकती है? ऑप्शन ए चंद्रमा पर कोई आवाज नहीं करता, या ऑप्शन बी क्योंकि चंद्रमा पर पानी नहीं है, ऑप्शन सी चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, और ध्वनि बिना माध्यम से यात्रा नहीं कर सकता। यही आंसर हो जाएगा, चंद्रमा पर जाने वाले लोग बहरे हो जाते हैं। ये तो गलत है भाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि यांत्रिक तरंगे होती है जिनके संचरण के लिए माध्यम ठोस, द्रव, गैस की आवश्यकता होती है। क्योंकि चंद्रमा पर निर्वात होने के कारण ध्वनि का संचारण नहीं होता है, अर्थात वहां कोई भी आवाज नहीं होता है क्योंकि वहां ज्यादा वैक्यूम है। दोस्तों ये आज का आखिरी सवाल है, अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे हमारी मेहनत पे अच्छा लगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितने गुना होता है? मतलब पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो भार है चंद्रमा पर इसके भार का कितना हो जाए गुना हो जाएगा? 1/5 या 5 या 1/6 या 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 गुना। क्योंकि पृथ्वी पर जो भार चंद्रमा पर इसके भार का 6 गुना हो जाता है। देखिए चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है और व्यास 1/4 होता है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल 1/6 होता है। यही कारण है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना होता है। अर्थात पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार, जो पृथ्वी पर है ना, कोई वस्तु का भार चंद्रमा पर भार का 6 गुना होता है। समझ लीजिए डायरेक्ट।
मतलब पृथ्वी पर कोई वस्तु का भार है, ठीक है। और चंद्रमा पर इसके भार के 6 गुना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, पीडीएफ के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के लिए चैनल। थैंक यू दोस्तों।